हेलो स्टूडेंट, एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12th में आप सभी का स्वागत है। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान को सीखना। तो आप सभी छात्रों को बता दें कि हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान को पढ़ना एवं सीखना। तो ये कोर्स है ना, ये स्टार्ट हो चुका है और आपको बता दें कि यह पूरा का पूरा कोर्स क्या होगा, एनसीईआरटी बेस्ड होगा, जिसके नोट्स क्या है हिंदी में प्रोवाइड किए जाएंगे और यह पूरा का पूरा क्या होगा, हिंदी में होगा कोर्स। आपका एक भी टॉपिक मिस नहीं किया जाएगा। इसमें क्या होगा, ऑल टॉपिक्स, जो भी टॉपिक्स हैं आपके एनसीईआरटी में वह सभी कवर किए जाएंगे और आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे हिंदी में। आपका क्या है, किताबों के साथ कनेक्ट बना रहे, इसीलिए हमने नोट्स भी क्या हो, जो बुक में कलर दिए गए हैं नीले और काले, उन्हीं का प्रयोग किया है नोट्सों में, ताकि हमारा कनेक्ट बुक के साथ बना रहे। तो अध्याय 1 है ना, इसको हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं। यह इकाई 1 के अंतर्गत आता है। इकाई 1 में हमें क्या पढ़ना है, स्थिर विद्युत के बारे में। स्थिर विद्युत के बारे में, स्थिर विद्युत क्या होती है कि इसमें क्या आवेश गतिमान नहीं होते हैं, सिर्फ एक जगह स्थिर होते हैं। तो हमें स्थिर आवेशों के बारे में पढ़ना है अध्याय 1 एवं 2 में, और अध्याय 3 यानी इकाई 2 में हमें पढ़ना है गतिक आवेश के बारे में। गतिक आवेश के बारे में, ये क्या है, स्थिर आवेश। इकाई 2 में हम पढ़ेंगे गतिक आवेश के बारे में। तो आपको यहाँ पर जो टॉपिक्स दिख रहे हैं, ये सभी हम टॉपिक्स आपको पढ़ाएंगे। सबसे पहले इस चैप्टर की प्रस्तावना देखेंगे, फिर पढ़ेंगे विद्युत आवेश, आवेश के प्रकार, धनावेश, ऋणावेश, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, चालक तथा विद्युत रोधी, और अर्धचालक के बारे में भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, अर्धचालक भी पढ़ेंगे, और आवेश के मूल गुण, आवेशों जिसमें आवेशों की योज्यता, क्वांटीकरण पढ़ेंगे, और बाद में फिर पढ़ेंगे हम कूलाम का नियम, कूलाम के नियम पर एकांक आवेश को परिभाषित करना, आपेक्षिक विद्युतशीलता या फिर इसी को बोलते पराविद्युतांक, और फिर हम जानेंगे विद्युत क्षेत्र के बारे में, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, फिर पढ़ेंगे हम विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण, और फिर इसके बाद हम विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय एवं निरक्षीय स्थिति में, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर बल योग में, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य ज्ञात करेंगे। ये सभी क्या है, व्यंजक हैं, जिनको आपको क्या है, डेरिवेट करना है, आपको निर्मित करना है। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। फिर पढ़ेंगे एरिया वेक्टर के बारे में, यानी क्षेत्र सदिश, विद्युत फ्लक्स की अवधारणा, गॉस प्रमेय, और गॉस प्रमेय की सहायता से कूलम नियम की स्थापना, गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग। गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग में हम ये 4 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इसमें से ये क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और यहाँ पर ये गॉस प्रमेय भी क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से। तो सबसे पहले देखते हैं प्रस्तावना में स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत क्या है, भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है, स्थिर विद्युत कहलाती है। यानी कि इसमें क्या है, आवेश गतिमान नहीं होंगे, सिर्फ स्थिर होंगे। और जो गतिक विद्युत होती है उसमें आवेश क्या होते हैं, गतिमान होते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, गतिक विद्युत। अब यहाँ क्या है, उस ऊर्जा को जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, विद्युत कहते हैं। अपने पाठ का ही नाम है क्या है, विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। तो यह क्या है, विद्युत आवेश को परिभाषित किया गया है। विद्युत आवेश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण किसी पदार्थ को हल्की वस्तुओं में आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। अब जिस पदार्थ में क्या हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, विद्युन्मय कहते हैं, या फिर इलेक्ट्रीफाइड, या फिर विद्युतमय। जैसे यदि कोई वस्तु क्या है, विद्युतमय हो गई है, यानी उस पर क्या है, कुछ आवेश है, तो वो क्या है, विद्युतमय हो गई है, इसे क्या कहेंगे, विद्युतमय कहेंगे, या फिर विद्युन्मय। वस्तु क्या है, इलेक्ट्रीफाइड हो चुकी है, तो वह क्या करेगी, विद्युतीय गुणों को प्रदर्शित करेगी। अब है क्या,
विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? विद्युत आवेश क्या है? एक भौतिक राशि है जिसे अर्जित कर लेने पर कोई पदार्थ विद्युतीय गुणों को प्रदर्शित करने लगता है, तो वो क्या है? विद्युत आवेश है। जैसे यदि किसी वस्तु पर क्या है? धन आवेश है या फिर ऋण आवेश है। यहाँ पर धन आवेश है या फिर ऋण आवेश है, तो यह क्या करेगा? विद्युतीय गुणों को प्रदर्शित करेगा। यह क्या करेगा? विद्युतीय गुणों को प्रदर्शित करेगा। विद्युतीय गुण मीन्स किसी भी वस्तु को क्या करेगा? आकर्षित करेगा, छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो यह क्या है? विद्युतीय गुण है। उस वस्तु के विद्युतीय गुण है, क्योंकि उस पर क्या विद्युत आवेश या फिर वो वस्तु विद्युन्मय हो चुकी है, इसलिए वह विद्युतीय गुणों को प्रदर्शित कर रही है। अब देखना, विद्युत आवेश क्या है? एक अदिश राशि है, इसकी कोई भी दिशा नहीं होती है, अदिश राशि है, और इसका इसे मात्रक कूलम है और संकेत C है। इसका विमीय सूत्र ये दिया गया है m0h0 और TA। m0h0 TA, यहाँ पर TA इसलिए दिया गया है क्योंकि आवेश बराबर क्या सूत्र होता है? धारा गुणित समय। यह सूत्र हम जो अध्याय 3 है उसमें पढ़ने वाले हैं। इसी के आधार पर यह विमीय सूत्र दिया गया है। अब यहाँ पर क्या है? धनावेश और ऋणावेश। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक है धनावेश, दूसरा ऋणावेश। यदि हम क्या करें? कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ दें तो कांच की छड़ पर धनावेश आएगा और रेशम के कपड़े पर ऋणावेश आएगा। तो रगड़ने की क्रिया में जो उत्पन्न आवेश कांच की छड़ पर उत्पन्न आवेश होता है वह क्या है? धनावेश है, और जो रेशम के कपड़ा पर आवेश उत्पन्न होता है वह क्या है? ऋणावेश है। या फिर एबोनाइट की छड़ को ऊनी कपड़े से रगड़ें तो एबोनाइट की छड़ पर उत्पन्न आवेश ऋणावेश और ऊनी कपड़ा पर उत्पन्न आवेश धनावेश है। अब क्या है? यदि ऊनी कपड़ा को इस पर प्लास्टिक शीट पर रगड़ें तो प्लास्टिक शीट में ऋणावेश और ऊनी कपड़ा पर धनावेश आएगा। यहाँ पर जो ऊनी गलीचा है इसको यदि रगड़ें तो इस पर धन आएगा और रबर के जूते पर ऋण आएगा। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि इन जो इस साइड दिए गए हैं इन पर धन आएगा, इनके साथ रगड़ने पर, और इन पर ऋण आएगा। अब क्वेश्चन उठता है कि यदि ऊनी कपड़ा को कांच की छड़ से रगड़ दें तो फिर क्या होगा? ये भी धन है और ये भी धन है, तो यहाँ पर क्या है? कांच की छड़ ज़्यादा धनात्मक प्रकृति की है, तो इस पर क्या होगा? धनावेश उत्पन्न होगा और ऊनी कपड़ा पर ऋणावेश उत्पन्न होगा। क्यों? क्योंकि भले यह धनावेश वाले खंड में है, यदि हम उससे ज़्यादा धनावेशित प्रकृति की वस्तु पर रगड़ेंगे तो उस पर क्या होगा? ऋणावेश उत्पन्न होगा ऊनी कपड़ा पर, और इस पर धनावेश उत्पन्न होगा। इसी प्रकार यदि हम इसका उल्टा कर दें, इस गलीचे को इससे रगड़ें और इसको इससे रगड़ें तो भी क्या होगा? ऊपर वाले जो सभी हैं इन पर धन आएगा और नीचे वालों पर ऋण आएगा। अब क्या है? यहाँ पर जो हम जान चुके हैं कि धनावेश और ऋणावेश क्या है, यह वही दिया गया है। तो हमें क्या है? पता है कि परमाणु क्या होता है? विद्युत रूपेण उदासीन होता है। तो देखिए, यदि हमारे पास कोई परमाणु है इस प्रकार से, तो उसमें क्या होता है? इधर क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन तो कुछ नहीं आवेश होता है, यह क्या है? अनावेशित होता है, लेकिन प्रोटॉन पर आवेशित होता है, और यह क्या? धनावेश होता है। इस पर क्या होता है? धनावेश होता है। इस पर धनावेश उतना ही होता है अंदर नाभिक में जितना कि बाहर इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है। जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनका क्या होगा? कुछ आवेश होगा, और आवेश क्या होगा? ऋणात्मक प्रकृति का होगा। और जो अंदर है नाभिक में जो कुछ भी है, नाभिक में क्या? प्रोटॉन है। प्रोटॉन पर जितना भी आवेश होगा वो धनात्मक प्रकृति का होगा। तो यह क्या करेंगे? एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो यह क्या होंगे? विद्युत रूपेण उदासीन होंगे। यह विद्युत रूपेण उदासीन होंगे क्योंकि उतना ही आवेश किस पर है? नाभिक पर है, और उतना ही आवेश इन कक्षाओं में घूम रहे इलेक्ट्रॉन पर है। तो परमाणु क्या हो गया? विद्युत रूपेण उदासीन हो गया। अब देखो, यहाँ पर ये धनावेश है और ये ऋणावेश है। यहाँ पर धनावेश है और धनावेश है। इनको पास में लाएंगे तो यह क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, क्योंकि सजातीय आवेशों में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। यदि ऋण और ऋण को भी हम पास में लाएं
तो क्या करेंगे, यह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अब यदि विजातीय आवेशों को पास मिलाएं यानी धन और ऋण को पास मिलाएं तो यह एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। यह एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और यह भी एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। ये क्या करेंगे, ये प्रतिकर्षित करेंगे। ये प्रतिकर्षित करेंगे और विजातीय आवेश आकर्षित करेंगे। तो अब जानते हैं आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। इसका सिद्धांत क्या है, हमें पता है कि परमाणु दो प्रकार के आवेशित कणों से मिलकर बना होता है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा प्रोटॉन। अब परमाणु में क्या है, दोनों कण हैं, इलेक्ट्रॉन भी है प्रोटॉन भी है। तो यह क्या हुआ, विद्युत रूपेण उदासीन हुआ है, क्योंकि यदि कोई भी परमाणु है तो उसमें नाभिक में धनावेश उतना ही उत्पन्न होता है जितना कि इलेक्ट्रॉनों पर ऋणावेश। तो वह क्या हो गया, विद्युत रूपेण उदासीन हो गया। तो क्या है, इलेक्ट्रॉन ही वस्तु क्या है आवेशित होने के लिए जिम्मेदार होते हैं। जब भी क्या है, रगड़ने की क्रिया में जब भी कोई वस्तु पर धनावेश या फिर धनावेश या फिर ऋणावेश आता है तो वह किसके कारण आता है, इलेक्ट्रॉन के कारण। यदि क्या हुआ, धनावेश आया, यहाँ पर आएगा धनावेश, यदि धनावेश आया तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन चलेगा। यदि क्या हुआ, ऋणावेश आया उस वस्तु पर तो यानी कि कहीं से इलेक्ट्रॉन हमें प्राप्त हो गए, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, प्राप्त हुआ, तो उस पर क्या आ जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा। यानी कि वस्तु ऋणावेशित हो चाहे धनावेशित हो, उसके लिए जिम्मेदार कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन ही होंगे। और इस क्रिया में जितना धनावेश उत्पन्न होगा उतना ही दूसरे पदार्थ पर ऋणावेश उत्पन्न होगा। यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन इधर से जाएंगे, समझ लीजिए एक इलेक्ट्रॉन गया तो इधर तो प्लस आएगा एक, और जिस पर गया उस पर 1 माइनस आ जाएगा। यह क्या है, आवेश उत्पत्ति के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। जैसे यदि उदाहरण के लिए हम समझें, हमारे पास एक हाइड्रोजन परमाणु है, इसमें इस प्रकार से कुछ होगा, इस पर इलेक्ट्रॉन और इस पर धनावेश इधर। तो यहाँ पर यदि एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा होल और इधर नाभिक। यानी इस पर एक इलेक्ट्रॉन तो चला गया, माइनस आवेश चला गया, तो इस पर क्या आ जाएगा, H+। अब यह इलेक्ट्रॉन जिस पर जाएगा वह ऋण लेकर जाएगा, यानी वह क्या हो जाएगा, जहाँ भी यह जाएगा वह क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा, और उतना ही होगा जितना कि हाइड्रोजन धनावेशित हुआ है। यह क्या है, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। अब हम पढ़ने वाले हैं चालक तथा विद्युत रोधी, कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बारे में। तो क्या है, गति के आधार पर पदार्थ में विद्युत आवेश की गति के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पदार्थ है वो इस आवेश के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। यहाँ पर सबसे फर्स्ट है चालक, दूसरा है विद्युत रोधी या फिर कुचालक, और यहाँ पर है क्या, अर्धचालक। इनको क्या 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। चालक किन्हें कहते हैं, जो अपने में से क्या आवेश को जाने देते हैं, और इनकी चालकता जो सबसे अधिक होती है उन्हें क्या कहते हैं, चालक। अब विद्युत रोधी, जिनकी चालकता सबसे कम यानी बिल्कुल नहीं होती है, उन्हें क्या कहते हैं, विद्युत रोधी कहते हैं। जो अपने में से क्या है, विद्युत को या फिर विद्युत आवेश को जाने नहीं देते हैं, विद्युत रोधी कहलाता है। अब आ जाइए अर्धचालक पर। अर्धचालक, जिनकी चालकता चालक से कम और विद्युत रोधी से अधिक होती है, उन्हें क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। इनकी चालकता इन दोनों के मध्य होती है, जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है, अर्धचालक हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है, अर्धचालक हैं। और विद्युत रोधी क्या है, प्लास्टिक है और रबड़ है। प्लास्टिक है और क्या है, रबर है। और चालक क्या है, सिल्वर भी हो सकता है, कॉपर भी हो सकता है और गोल्ड भी हो सकता है। सिल्वर और कॉपर, एल्यूमिनियम भी, ये सभी क्या है, चालक के उदाहरण हैं, और ये विद्युत रोधी के, और ये उदाहरण है अर्धचालक के। तो यहाँ पर आपने तीनों चीजें समझ ली हैं। यहाँ पर ये सभी परिभाषा के तौर पर दिया गया है। यहाँ पर अर्धचालक क्या है, सिलिकॉन जर्मेनियम क्या है, अर्धचालक के उदाहरण हैं, और विद्युत रोधी
प्लास्टिक है, लकड़ी, रबर, कांच, नाइलॉन। और चालक क्या है? चांदी है, जो क्या है? आवेश का सर्वोत्तम चालक है। इनमें क्या है? इलेक्ट्रॉन सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब हम पढ़ने वाले हैं विद्युत आवेश के मूल गुण। सबसे है पहले है विद्युत आवेश क्या है? बीजीय योग। इनका बीजीय योग भी यानी बीजगणितीय योग। विद्युत आवेश का क्वांटीकरण और आवेश का संरक्षण। यह क्या है? विद्युत आवेश के 3 मूल गुण हैं। सबसे पहला आता है आवेश का बीजीय योग। आवेश का बीजगणितीय योग यानी आवेश का चिन्ह सहित योग क्या कहलाता है? बीजगणितीय योग कहलाता है। आवेश गुण के अंतर्गत किसी भी निकाय में कुल आवेश उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजीय योग के बराबर होता है। मान लीजिए किसी आवेश निकाय में मापे गए 5 आवेश, जैसे 1, 2, -3 और +4, -5। यहाँ पर ई लगा देते हैं। यह क्या है? उपस्थित क्या है? उस वस्तु में आवेश है। जैसे ये वस्तु है, समझ लीजिए यहाँ पर ई है, यहाँ पर 2e है, 3e है। ये सभी क्या है? अलग अलग जगह पर उपस्थित आवेश हैं। तो इनका क्या कीजिए कि कुल आवेश निकालना है, तो इनका योग कर दीजिए। सबसे पहले Q1 को जोड़िए, Q2, Q3 ऐसे ही क्या तक? Qn तक। यहाँ पर सबसे पहले अब हमें क्या निकालना है? कुल आवेश निकालना है। तो आप इन सभी को चिन्ह सहित जोड़ दीजिए। E + 2e - 3e + 4e - 5e। तो ऋण और ऋण जुड़ जाएगा। 3 और 4 यानी 7e और यह -8e क्या हो जाएगा? माइनस के e यानी उस पर आवेश है 1 माइनस का 1। तो इस प्रकार से यह क्या है? आवेशों का बीजीय योग है। इस प्रकार से आप उस वस्तु का कुल आवेश निकाल सकते हैं। अब चलिए जानते हैं विद्युत आवेश का क्वांटीकरण। क्वांटीकरण यानी कि विद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है, यानी कि इसका एक मान होता है, निश्चित मान, कम से कम मान क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। विद्युत आवेश के इस गुण को विद्युत आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं, यानी कि इसको अब डिवाइड नहीं किया जा सकता है। जहाँ भी आवेश जाएगा इसके क्या है? गुणज में जाएगा, ना इससे कम जा सकता है, इसके सिर्फ गुणज में ही जाएगा। यानी कि कहीं यदि आवेश जा रहा है तो वह ई के फॉर्म में जाएगा। ई जा रहा है या फिर ई आ रहा है, 2e 3e, इसके गुणज में ही जा रहा है। तो ये क्या है? आवेश का क्वांटीकरण है। इसका सूत्र क्या होता है? Q = Ne। Q = Ne यानी कि n क्या है? इधर इलेक्ट्रॉन की संख्या है, E क्या है? आवेश की मूल इकाई, जिसका मान ये दिया गया है। यह क्या? न्यूनतम आवेश है जो E का मान है। और यहाँ पर Q क्या है? आवेश की मात्रा है। यानी यदि हमें आवेश निकालना है तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या और E का मान रख दीजिए, तो हमें आवेश की मात्रा मिल जाएगी और हम बता पाएंगे कि आवेश ऋण आवेश है या फिर धन आवेश। अब क्या है? आवेश का संरक्षण। आपने पढ़ा है 11वीं क्लास में ऊर्जा का संरक्षण, तो उसी प्रकार होता है आवेश का संरक्षण। आवेश को क्या है? ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसको क्या? एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर क्या? स्थानांतरित किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कर दें तो क्या है? नया आवेश ना तो उत्पन्न हो और ना ही नष्ट होगा। सिर्फ इसका एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर क्या हो जाएगा? स्थानांतरण हो जाएगा। ना तो हम इसको उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। जैसे यदि ऊर्जा होती थी, उसको क्या हम ना ही नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। इसको एक प्रकार की ऊर्जा से दूसरी प्रकार की ऊर्जा में अपन बदल सकते हैं। जैसे हम क्या है? हीट एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दें तो यह क्या? हीट एनर्जी इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हो जाएगी, और इलेक्ट्रिक से हीट एनर्जी में। यदि इलेक्ट्रिक से लाइट से हम क्या? हीटर जलाते हैं, तो यह क्या हो गई? इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यह क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का संरक्षण। इसी प्रकार क्या होता है? आवेश का संरक्षण।
अब हम पढ़ने वाले हैं कूलॉम का नियम। तो क्या है, कूलॉम एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने आवेशों के मध्य लगने वाले बल का आकलन किया और एक नियम दिया जिसे हम कूलॉम का नियम कहते हैं। दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल को कूलॉम का नियम, कूलॉम बल कहते हैं। यानी कि दो आवेश, समझ लीजिए हमारे पास आवेश धन और दूसरा भी धन है। आपको क्या प्रकृति नहीं देखनी है, प्रकृति भी धन भी हो सकती है और ऋण भी हो सकती है। तो यहाँ पर इस नियम अनुसार दो आवेशित वस्तुओं के मध्य प्रतिकर्षण या आकर्षण बल F आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि जितना बल लगेगा उसमें आवेश का परिमाण जितना भी होगा। समझ लीजिए यह क्या है, आवेश Q1 है और यह Q2 है, इनके बीच की दूरी क्या है, R है। तो यह क्या हो जाएगा, समीकरण 1 बन जाएगा और दूसरा समीकरण क्या बन जाएगा, F व्युत्क्रमानुपाती 1/R या फिर दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो यह क्या है, यह समीकरण 1 है और यह समीकरण 2 है। इन दोनों समीकरणों को मिलाकर लिखने पर क्या आ जाएगा, Q1 × Q2/R²। और यहाँ पर यह समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो क्या आ जाएगा, एक स्थिरांक आ जाएगा K। यहाँ पर ये क्या है, यही कूलॉम का नियम है। यह क्या, कूलॉम का नियम है। अब यहाँ पर बात आती है कि यह K क्या है। तो K क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता है जिसका मान क्या होता है, 1/4πε0। यदि हम इसका मान डायरेक्ट रखना चाहें तो 9 × 10⁹ रख सकते हैं। यहाँ पर जो K है, K एक नियतांक है जिसका मान दोनों आवेशों के माध्यम की प्रकृति और मात्रक प्रणाली पर निर्भर करता है। यहाँ पर K = 1/4πε0 है और इसका मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम का स्क्वायर है। यहाँ पर E क्या है, विद्युतशीलता है निर्वात की। यहाँ पर वायु निर्वात के लिए K का मान क्या है, 1 है। तो इस प्रकार से F = क्या हो जाएगा, Q1/Q2/R²। यही कूलॉम के नियम का व्यंजक है। ठीक, यहाँ पर अब पढ़ने वाले हैं हम एकांक आवेश के बारे में। यदि समान परिमाण की सजातीय आवेशों को वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित हों और एक दूसरे से इतने बल 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से क्या करें, प्रतिकर्षित करें, तो प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाता है। यहाँ पर यदि F का मान क्या है, ये है, और आवेश Q1 Q2 बराबर है Q के। तो यदि जो हमने कूलॉम का नियम पढ़ा था उसमें ये सभी मान रखते हैं, R का मान क्या है, 1 मीटर, तो क्या एकांक आवेश निकल आएगा। 9 × 10⁹ 9 = 9 × 10⁹ Q1, ये क्या है, Q1 और Q2 Q के बराबर है। तो Q और Q क्या हो जाएगा, Q² और R का मान 1 है। तो ये और ये तो निकल जाएंगे। यहाँ पर Q² बराबर ये आ जाएगा, यानी Q = ±1। ये क्या है, एकांक आवेश है। जो भी सूत्र होता है आपको ऐसा ही पद्धति में जो भी मान होते हैं उनकी बार रख दीजिए तो उसका क्या निकल आएगा, एकांक मान निकल आएगा। यहाँ पर हम आवेश चाहिए था इसीलिए क्या है, एकांक आवेश है और यही क्या कहलाता है, एकांक आवेश कहलाता है। यदि वो इतने बल से प्रतिकर्षित करें तो प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाता है। अब है आपेक्षिक विद्युतशीलता या फिर पराविद्युतांक। निर्वात या फिर वायु में बल तथा किसी माध्यम में बल के अनुपात को उस माध्यम का पराविद्युतांक कहते हैं। जैसे कोई बल वायु में लग रहा है और वही बल क्या है, कुछ और दूसरे माध्यम में लग रहा है, तो वायु में लगने वाला बल और उस माध्यम में लगने वाले बल के अनुपात को क्या कहते हैं, पराविद्युतांक कहते हैं। इसे सामान्यतः किस द्वारा, के द्वारा सूचित किया जाता है, जिसे क्या है, कप्पा भी पढ़ा जाता है। माना हवा में क्या है, दो आवेश Q1 Q2 R दूरी पर स्थित हैं और इनके बीच लगने वाला बल F ही है। यदि दोनों के माध्यम, जैसे माध्यम किसी को पानी में रख दिया जाए या फिर केरोसिन में रख दिया जाए, तो दोनों के बीच लगने वाले
बल क्या हो जाएगा, लगने वाला बल बदल जाएगा, वह बल हो जाएगा Fm। और परावैद्युतांक स्थिरांक की परिभाषा से यदि कप्पा निकालें तो वायु में लगने वाला बल अपॉन पानी में या फिर केरोसिन में लगने वाला बल, ये क्या कहलाएगा, कप्पा आपेक्षिक विद्युतशीलता। यही क्या कहलाती है, आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक, या इसी को इंग्लिश में कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये हो गया क्या, आपेक्षिक विद्युतशीलता। आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान क्या, 1 से कम नहीं हो सकता है, क्योंकि बार हमें इस वायु में क्या है, सबसे अधिक बल लगेगा, वायु या निर्वात में सबसे अधिक बल लगेगा, और जो माध्यम है उसमें क्या होगा, वायु से तो कम लगेगा ही। तो इधर इसका मान क्या होगा, कुछ होगा, और इसका मान यहाँ पर समझ ली 100 है, तो इसका मान नीचे वाले का 100 से कम होगा। तो यह मान क्या है, हमें इस के का मान ग्रेटर देन 1 प्राप्त होगा, यानी परावैद्युतांक का मान 1 से कम नहीं होता है, पर हमेशा 1 से अधिक ही होता है। अब देखिए कूलॉम के नियम की सीमा है। तो कूलॉम का नियम केवल क्या, बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य है, और यह क्या, केवल विराम अवस्था में स्थित आवेशों के लिए सत्य, बिंदु आवेश और विराम अवस्था के लिए। और यह आवेश क्या है, जैसे ये दूरी है तो इससे कम पर लागू नहीं होता है, यानी इससे अधिक दूरी पर ही लागू होता है। तो ये थी कुछ कूलॉम के नियम की सीमाएं।